आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि हम रीट में आने वाली हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अब हम समापन की तरफ है। हमने लगभग सारी विधियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब 2-3 विधियां बाकी है, उसको कराने के बाद मैं आपको भाषाई कौशल करवाऊंगी। तो आज इसकी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और विधि जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हर्बटीय विधि। आप सभी परिचित होंगे हर्बटीय विधि से। यह सिर्फ हिंदी में नहीं, एसएस, साइंस सभी स्टूडेंटों के लिए ये उपयोगी विधि है। सभी सब्जेक्ट वाले इस विधि को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स है, चाहे क्योंकि घुमा फिरा के सब में एक जैसा ही है और सब में ये विधि पूछी जाती है और कोई भी ग्रेड हो उस सभी ग्रेडों के लिए भी यह उपयोगी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हर्बटीय विधि। हर्बटीय विधि नाम कहाँ से आया, कैसे पड़ा, तो हम जान लेते हैं कि इनके प्रवर्तक महोदय जो थे वो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। नाम से स्पष्ट है, हर्बर्ट के नाम से इस विधि का नाम पड़ा हर्बटीय विधि। 1776 में इनका जन्म हुआ था। 1841 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जर्मन के विद्वान थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने ये महसूस किया कि बालकों को पढ़ने में कुछ कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि छात्र क्रमानुसार पढ़े। तो इन्होंने पाठ योजना का निर्माण करने से संबंधित इस विधि का प्रतिपादन किया, यानी यह विधि पाठ योजना से संबंधित है। अब हर्बर्ट महोदय ने क्या किया कि सर्वप्रथम प्रारंभ में इस विधि के अंतर्गत उन्होंने 4 पद ही बताए। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हर्बर्ट ने प्रारंभ में इस विधि में कितने पद बताए, तो आपको उत्तर बताना है 4 पद। जो 4 पद इस प्रकार से हैं: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। ये 4 पद उन्होंने बताए थे। 4 पद। फिर इनका एक शिष्य था जिनका नाम था जिल्लर, और जिल्लर ने इस स्पष्टता जो है, इस स्पष्टता के 2 भाग और कर दिए, और 2 भाग करने के बाद इन्होंने स्पष्टकर्ता को 2 भागों में बांटा। और 2 भाग कौन कौन से हैं? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण बनने से हर्बटीय पंचपदी हो गई और बाद में यह 5 पद हो गए, इसलिए हर्बटीय पंचपदी के नाम से जाना जाने लगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदी किस प्रकार है, 5 पद उसमें कौन कौन से आते हैं। तो पाठ योजना निर्माण करते समय इन 5 पदों का ध्यान रखना है। कौन कौन से? जिसने बीएड की है, ईमानदारी से बीएड की है, उसको पता है कि पाठ योजना किन किन क्रम से बनती है, किस प्रकार उससे गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हर्बर्ट की पंचवटी में आता है प्रस्तावना। आप सभी परिचित है प्रस्तावना से, जो पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित रहती है। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान पर जोर दिया जाता है और पूर्व ज्ञान से फिर आगे बढ़ा जाता है और मूल विषय वस्तु तक आया जाता है। उसके हर्बर्ट की पंचपदी का दूसरा प्रकार है प्रस्तुतिकरण, जो आपके अगर यूं पूछा जाए एग्जाम में, प्रश्न बहुत सी बार आया भी है कि हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है प्रस्तुतिकरण, क्योंकि पूरी पाठ योजना प्रस्तुतिकरण पे निर्भर रहती है। जैसे कि आप हिंदी में देखो तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपके आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, बोध प्रश्न, भाव विश्लेषण प्रश्न, काठिन्य निवारण, मौन वाचन, सभी कुछ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद तुलना, जो पढ़ा दिया उन दोनों के बीच में तुलना आता है, फिर सामान्यीकरण और उसके बाद उसका प्रयोग। तो हर्बर्ट की पंचपदी इन 5 पदों के आधार पर चलती है। अब एग्जाम में हमेशा हर्बर्ट से क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन वही आता है कि इन 5 पदों को क्रमानुसार जमाया हुआ आता है, और फिर पूछते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदी में क्रमानुसार पद कौन से दिए गए या क्रमानुसार कौन सा है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। अब आपको 2 चीजें आपको ध्यान, देखो याद करने का तरीका बताती हूँ। प्रस्तावना में भी प्र, प्रस्तुतिकरण में भी प्र, प्रयोग में भी प्र। याद कैसे करोगे आप? तो PPTSP अगर याद करना चाहो तो आप ऐसे भी याद करें। आजकल किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? PPT के द्वारा पढ़ाया जाता है, और PPTSP ऐसे भी याद कर सकते हो। ऐसे याद नहीं करो तो आपको ध्यान रखना है कि पहला भी प्र और अंतिम भी प्र और दूसरा भी प्र,
तो बीच में दो ही बचते हैं, तुलना और सामान्यीकरण, है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, पहला प्रस्तावना प्र, दूसरा प्रस्तुतिकरण प्र और अंतिम प्रयोग प्र और बीच में तुलना सामान्यीकरण। तो इस तरह से आपको क्रम याद हो जाएगा, क्योंकि हमेशा क्रम से क्वेश्चन आता है। या हर्बर्ट की पंचपदी से कोई भी एक पद दे देते हैं, 4 पद दे देते हैं और एक बीच में कोई और डाल देते हैं और फिर पूछते हैं कि निम्न में से हर्बर्ट की पंचपदी में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, और नहीं है कि क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, इस तरह से 3 इसमें से दे देंगे, एक अन्य दे देगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 ही प्रश्न पूछने की संभावना है, एक क्रम और एक कौन सा हर्बर्ट की पंचपदी में से पद नहीं है। तो आपको 5 पद ये ध्यान में रख लेने, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग आपको याद हो गए होंगे। बाद में राइन महोदय थे, उन्होंने एक प्रस्तावना में एक और पद जोड़ा था और उसको जोड़ा था उद्देश्य कथन को, कि हम प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना का अंतिम हमारा क्वेश्चन होता है समस्यात्मक, कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो उद्देश्य कथन के द्वारा हम प्रस्तुतिकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे कि हम इसके बारे में ये जानते हैं। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि प्रारंभ में कितने पद थे, तो 4 पद थे। 4 पदों में 2 पद किसने जोड़ा, तो हर्बर्ट के शिष्य झिल्लर ने 2 पद जोड़े, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद पंचपदीय बनी। और उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना में राइन महोदय ने क्या जोड़ा, तो आपको उत्तर देना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन किसके पश्चात आता है, प्रस्तावना के पश्चात। अब आगे बढ़ते हैं, इसके गुण। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, शिक्षकों की भूल को कम करती है, क्योंकि क्रमानुसार पढ़ाना है। तो शिक्षक को क्रम याद हो गया तो वो आराम से क्रमानुसार पढ़ा देगा। सबसे पहले प्रस्तावना पूछ लिया, उसके बाद उसने क्या कर दिया, प्रस्तुतिकरण कर दिया, पूरी पाठ की प्रस्तुतिकरण करने के बाद वह उसने तुलना कर दी, तुलना करने के बाद सामान्यीकरण कर दिया, सामान्यीकरण करने के बाद प्रयोग कर दिया। तो शिक्षक की भूलों को यह कम करती है। क्रमिक ज्ञान दिया जाता है, क्रमानुसार ज्ञान दिया जाता है। और इसमें मेन चीज, अगर ये भी एक प्रश्न आपके बनता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय में प्रथम 4 पद कौन सी विधि से संबंधित है, तो प्रथम 4 पद आगमन विधि से संबंधित है। इसलिए आप इसको पूरे को भी, हर्बर्ट की पंचपदी कौन से विधि से संबंधित है, तो आप अकेला आगमन विधि नहीं कह सकते हो, नहीं अकेला दिग्गमन विधि कह सकते हो। प्रथम 4 पद आगमन विधि, व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, हिंदी के व्याकरण में आगमन विधि मतलब उदाहरण से नियम की ओर। तो प्रथम 4 पद जो है कौन कौन से, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण। ये जो 4 पद है वो आगमन से विधि से संबंधित है, जो उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। और 5वां पद जो है प्रयोग, 5वां पद कौन सा है, प्रयोग, वह निगमन विधि से संबंधित है। प्रयोग के अंतर्गत फिर जब छात्रों का हम प्रयोग करेंगे, छात्रों का, तब हम देखेंगे कि यह नियम से उदाहरण की तरफ प्रयोग है बोले है जाता है। तो आप पूरा आगमन नहीं कह सकते हो, पूरा नहीं कह सकते हो। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय संबंधित है प्रथम 4 पद आगमन विधि से, 5वां पद निगमन विधि से, अ या ब दोनों और कोई नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि समस्त 5 पद आगमन विधि से संबंधित है, समस्त 5 पद निगमन विधि से संबंधित है, प्रथम 4 पद आगमन, अंतिम पद निगमन विधि से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और पूछ सकते हैं कि इसमें से निम्न पदों में से हर्बर्ट की पंचपदीय निम्न पदों में से सत्य कथन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम 4 पद है वह आगमन विधि से और अंतिम पद है निगमन विधि से। हर्बर्ट के पद देके ये भी पूछ सकते हैं कि आपको निम्न में से आगमन विधि से संबंधित कौन सा है, निगमन विधि से संबंधित कौन सा है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक शिक्षण पर यह बल देती है, यानी यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल देती है, तो भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष इसमें उसकी अवहेलना की जाती है। तो ये इसका एक दोष बन जाता है। अब आगे हम देखते हैं इनके दोष की। इस विधि में बोध हो गया, ये बोध शक्ति के विकास पर बल दिया जाता है, बोध शक्ति का विकास होता है इसमें, उसके पर ही बल दिया जाता है। तर्क स्मृति आदि की अवहेलना होती है, इसमें कोई तर्क नहीं होता है, कोई स्मृति याद करने का नहीं होता है, इसकी अवहेलना हो जाती है। और शिक्षक को इन्हीं पदों के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको क्रमानुसार पढ़ाना है, वो जो चाहे वैसा नहीं पढ़ा सकता। ये इस विधि के दोष है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इतना ही याद करना है। ये छोटी सी विधि थी, छोटी और बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में आएगा, आपके इतना ही आपने ध्यान रख लिया तो आपका
1 नंबर पक्का है रीट के अंतर्गत और सभी सब्जेक्टों के लिए विधि उपयोगी है। आपको किसी स्टूडेंट ने मुझे लिखा था कि आप मैडम वाचन पढ़ाइए, तो इसके बाद मुझे 2 विधियाँ और पढ़ानी है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि और इकाई विधि। वो दोनों हो जाते ही फिर मैं भाषाई कौशल शुरू करूँगी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और उसके अंतर्गत वाचन भी आएगा। उसके वाचन के अंतर्गत मैं सारी वाचन की विधियों को पढ़ाऊँगी। बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। एग्ज़ाम के 4 महीने हैं, थोड़ा धीरज धरिए, बहुत अच्छा मैटर आपको प्राप्त होगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको मेरा वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।